वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। तो आज जिन का एफकैट का पेपर हो गया है, एफकैट 2023 का जो सेकंड पार्ट है, जिनका पेपर हो चुका है फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में, और जिनका पेपर अच्छा हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो जो पेपर है आगे आने वाले दिनों में, कल और परसों के दिन में जिनकी एग्जाम होने वाले हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है मैथ्स का सेक्शन रहता है, क्योंकि मैथ्स के सेक्शन में हमने अभी तक ये देखा है कि जैसे क्वेश्चंस डे 1 में आते हैं सेम वैसे ही क्वेश्चंस रिपीट होते आए हैं कुछ लास्ट सालों का अगर आप ट्रेंड देखें तो। और उन क्वेश्चंस में सिर्फ अगर हम बात करें तो कुछ डिजिट्स और छोटा मोटा बदलाव है, बाकी क्वेश्चंस वैसे ही रहते हैं। हालांकि ये टेस्ट मेमोरी बेस्ड ही हम लोग आपको बता पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसी को मिलता नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस बच्चों को याद रहे हैं, और श्योर है यहाँ पे हम कोई भी गेस वर्क नहीं कर रहे हैं या जो हम लोगों ने पढ़ाया है उस पर क्लेम करने नहीं आए हैं। वी आर जस्ट हेयर टू हेल्प यू। हम यहाँ पे बस आपको हेल्प करने वाले हैं, ताकि जिनका पेपर 25 और 25 को हो गया, जो जैसा हुआ हो गया, 26 और 27 को जिसका पेपर है, उसको मार्क्स बूस्ट करने में इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। आपको वीडियो के एंड में जीके का, इंग्लिश का और रीजनिंग का एनालिसिस भी मिलेगा। हाँ, आपके लिए एक नई न्यूज़ कि जो क्लोक और रैंकिंग से जो अक्सर क्वेश्चन ज़्यादातर देखे नहीं जाते हैं एफकैट में, इस बार वहाँ से भी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कुछ बहुत आसान क्वेश्चंस भी आए थे। हिस्ट्री और पॉलिटी के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिले हैं। कोर क्वेश्चंस, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे सीडीएस में देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे साथ योगेश सर हैं, योगेश सर आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस हैं और आप उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ मोहित है, जो भी रिसेंटली पेपर दे के आया शिफ्ट 1 में सुबह, उसके साथ भी हम बात करेंगे और देखेंगे उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा था और वो पेपर को क्या कहता है कि पेपर डिफिकल्ट था, ईजी था या फिर मॉडरेट था। तो अभी मैं माइक शेयर कर रहा हूँ योगेश सर के साथ, वो आपको जो क्वेश्चंस थे उनको सोल्व करके बताएंगे कि, और आपको आइडिया भी देंगे कि कुछ क्वेश्चंस अगर इस तरीके से आए तो आप ऐसे कर सकते हैं। लीजिए सर। चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए कुछ जो आए गए हैं आज के, और ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो बच्चों ने ही हमें बताए हैं। तो एक बार डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को और कैसे इनको जल्दी से जल्दी सोल्व किया जा सकता है। देखिए, क्वेश्चन जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के टॉपिक से बताया गया है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक ट्रेन है ए जिसकी स्पीड 96 किलोमीटर पर आवर है, एक अनदर ट्रेन है बी जिसकी स्पीड हमारे पास गिवन है 84 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों ट्रेन्स एक दूसरे को 6 सेकंड में क्रॉस करती हैं, और जो दोनों की डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में आपको पता है कि स्पीड क्या होती है? ऐड होती है 96 प्लस 84 इंटू 5/18, और ये दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड में क्रॉस करते हैं। अभी अगर कोई भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? जो उनकी लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, अब अगर यहां से इसको ऐड करें तो 96 प्लस 84 कितना हो जाएगा आपका? 180 इंटू 5/18 इंटू 6। ये इसको डिवाइड करेगा 10 पे, सॉरी कितने पे करेगा? 10 पे। तो ये आपका आ गया 300 मीटर। मतलब दोनों ट्रेन की लेंथ का जो टोटल सम है वो हमारे पास कितना है? 300 मीटर है। उसके बाद गिवन था कि दोनों ट्रेन्स किसी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती हैं और टोटल टाइम जो लगता है वो 45 सेकंड का टाइम लगता है, और जो ट्रेन ए है वो ट्रेन बी से डबल टाइम लेती है। मतलब जो 45 मिनट का है उसको 2:1 में डिवाइड करेगी, तो ए का टाइम कितना होगा? 13, और बी का टाइम कितना होगा? 15 सेकेंड। अब देखो, अगर ट्रेन ए 30 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 96। तो A प्लस पी, ए ट्रेन की लेंथ है, P प्लेटफॉर्म की लेंथ है, 96 इंटू 5/18, और इसने टाइम कितना लिया था? 30 सेकंड का टाइम लिया था। अगर यहां से इसको सोल्व करें, 6 से डिवाइड करें, सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे 5 पे करेगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 पे करेगा, और 3 इसको 32 पे डिवाइड करेगा। अब 32 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना था। देखो, अब मल्टीप्लाई भी आप कैसे जल्दी कर सकते हो? 30 को 30 प्लस 2 समझो, और 25 इंटू 7 कितना होता है आपका? 25 इंटू 3 कितना होगा आपका? 75, 750 प्लस 50, तो ये टोटल डिस्टेंस 800 आ गया। और बी के केस में अगर बात करेंगे तो स्पीड कितनी है? 84 इंटू 5/18 इंटू 15। 3 से डिवाइड करेंगे 5 पे करेगा, 6 पे करेगा, 6 इसको 14 पे डिवाइड करेगा, तो 25 इंटू 14, 25 इंटू 14 आपका कितना होगा? 350। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 1150। देखो, अब इसको ऐड करोगे तो ये ट्वाइस ऑफ P प्लस A प्लस B इज इक्वल टू 1150 है।
अब a प्लस बी की वैल्यू आपके पास 300 दे रखी थी, अगर यहां से 300 माइनस करेंगे तो ट्वाइस ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा आपके पास, 850 आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की लेंथ क्या है, 850 डिवाइड बाई 2 मतलब 425 मीटर। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव भी था, लेंथी क्वेश्चन था ये बाकी क्वेश्चनों के कंपेयर में, बट कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी हैं, ठीक है। ये टाइम स्प्रेड डिस्टेंस के टॉपिक से क्वेश्चन था। अब अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, उसके बाद आपके टाइम एंड वर्क से, जैसा कि हमेशा आपके एफकेट के एग्जाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए प्लस बी किसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करते हैं, बी प्लस सी किसी वर्क को 4 डेज में, और ए प्लस बी प्लस सी किसी वर्क को 3 डेज में करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में इनका एलसीएम लेते हैं। 6, 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 12। ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या होगी, 2। बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 3। और ए बी सी की एफिशिएंसी क्या होगी, 4। अब इसमें पूछा यह गया था कि ए अकेला करेगा तो इस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 4 है। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो 12 डिवाइड बाय 1, तो अकेला ए करेगा तो इस काम को 12 दिन में पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क का ही है कि अगर ए किसी वर्क को 9 डेज में और बी किसी वर्क को 6 डेज में करता है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 18। ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 3 है। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ए और बी दोनों अल्टरनेट डेज पे वर्क करेंगे तो वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा। देखो ए ने पहले दिन काम किया, बी ने दूसरे दिन काम किया, तो टोटल ये 5 काम हुआ था आपका 2 दिन में। तो अगले 2 दिन में भी 5 काम होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि जो 15 वर्क है वो 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। 15 काम कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में। अब जो 7वां दिन होगा उस पर कौन करेगा, ए एक दिन में 2 काम कर सकता है, ये 7th डे हो गया। काम कितने बचे हुए हैं, 1। अब कौन करेगा, बी, तो 1/3। तो 7 1/3 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ये क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क के टॉपिक से थे। एक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से भी था, बट उसका थोड़ा सा डाटा अभी एग्जैक्ट जिस बच्चे ने बताया है उसको कुछ नंबर्स में कंफ्यूजन थी, बट क्वेश्चन किस टाइप का था वो मैं आपको बता देता हूं कि कुछ नंबर्स ऐसे दिए गए थे कि एक पर्सन ने 2 आर्टिकल 6,000 के 30,000 में खरीदे हैं। एक को 15% प्रॉफिट पे बेच लिया गया, दूसरे का कुछ नंबर दिया गया था, सपोज उसने जो बोला कि 20% लॉस पे सेल किया गया था, ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 2% का हुआ है। अगर एग्जैक्ट नंबर है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही बनेगा, आप एलिगेशन लगा सकते हो। 15 - 2 करेंगे 13 हो जाएगा, 2 - 20 करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो जो भी प्राइस होगा वो आपको इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर किसी नंबर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप इस अप्रोच के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मेमोरी बेस्ड ही सोल्यूशन है आपका, एनालिसिस है आपका, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी भी एक बच्चे के लिए याद रखना थोड़ा सा मुश्किल ही रहता है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया आपका। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी था कि 52 कार्ड्स हैं, 52 कार्ड्स में हमें पता है कि 26 ब्लैक है और 26 रेड है। उसने पूछा था कि किंग जो है वो ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 26 में किंग कितने होते हैं, 2। तो 2C1 डिवाइड बाई 52C1, तो 2 डिवाइड बाई 52 मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/26 हो जाएगा, ठीक है। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है या, ठीक है। अब एक सेकंड, सॉरी, इस कुछ डायग्राम नहीं, ऐसा डायग्राम नहीं था इसका, एक सेकंड। ये एक रेक्टेंगल दिया गया है, इसके बीचों बीच सर्कल है, इसके बीचों बीच कुछ इस तरीके से सर्कल दिया गया था, ठीक है। और इस सर्कल का एरिया, अब जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसका एरिया हमसे पूछा गया था, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सपोज इसकी लेंथ आपको कुछ दे रखी होगी, सपोज मैंने बोल दिया कि इसकी लेंथ 10 है, इसकी लेंथ भी कुछ आपको दे रखी होगी, इसको क्या लो, 7 ले लो। अब रेक्टेंगल का एरिया तो कितना हो जाएगा, 10 × 7 आपका 70 हो जाएगा। इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दो। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², मतलब 22/7, r² कितना हो जाएगा, 7/2 × 7/2, क्योंकि जो इसकी विड्थ होगी वही इसका क्या होगा, डायमीटर होगा। रेडियस क्या होता है, हाफ, इससे कैंसिल, इसको, तो ये आ जाएगा -77/2। कुछ इस तरह के नंबर रहे होंगे, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है।
और अगर इससे अलग हम क्वेश्चंस की बात करें, एक दो क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी पूछा गया था। जैसे एक में स्क्वायर रूट क्यूब रूट की बात की गई थी, तो आप स्क्वायर और क्यूब अच्छे से रिवाइज कर लो, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट उसको क्वेश्चन याद नहीं था, बट उसने कुछ ऐसे नंबर, एक दो नंबर हमें बताए थे कि जैसे 2744 इसका क्यूब रूट दे रखा था, प्लस 7744 इसका स्क्वायर रूट दे रखा था, कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, एक मिक्सचर से भी क्वेश्चन था कि मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है 5:1, इसमें 5 लीटर ऐड किया गया तो बाद में रेशो कितना हो गया, 1:2 हो गया या 5:2 हो गया। देखो 1 से 2 मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो इनिशियल पे कितना होगा, 25 होगा। कुछ ये क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और एक और बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन ये भी था कि 1/3 इंटू 1/15 ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 5। तो x के जो डिजिट्स का सम था वो हमें बताना था। ठीक है, देखो x की वैल्यू यहां से क्या होगी, 75, 15 इंटू 5, तो इसके डिजिट का सम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे और आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए, थैंक यू। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड थे हालांकि, लेकिन बच्चों ने काफ़ी खूब काम करा है, उनको याद करने की कोशिश करी ताकि वो आपकी भी हेल्प कर सकें। अब ये जो क्वेश्चंस है इनकी आपने डिस्कशन देखी, ठीक है, लास्ट मोमेंट है। अभी मेरी एडवाइस आप लोगों को यही रहेगी कि आप चिल करें, अभी कुछ नया पढ़ने की या नया करने की तरफ ना जाएं। लेकिन फिर भी अगर आपको इनमें से कोई टॉपिक में कोई गड़बड़ लग रही है, यहाँ से या कुछ सीखने को मिल जाता है, तो ये आपको एक बोनस ही रहेगा और इस बोनस पॉइंट के साथ आप शायद ज़्यादा बेटर स्कोर कर सकें। अभी आपके साथ पीयूष सर आएंगे जो आपको इंग्लिश में कुछ टिप्स देंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी अनप्रडिक्टेबल एग्जाम रहता है, बच्चों को जितना कर याद रहा है, ठीक है, जितना हमें मालूम है फॉर श्योरिटी। ठीक है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा जो आपको मिसगाइड करे। जिसमें भी हम जिस चीज़ में भी हमें डाउट है वो आप तक आपको मिसगाइड करने के लिए ना कर दे, इसलिए हम आपको बताएंगे ही नहीं। जिन चीज़ में श्योरिटी है वही बताएंगे। अभी पीयूष सर आपके साथ आएंगे और ही विल बी गाइडिंग यू कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस आया था या क्वेश्चंस आए थे या जो पेपर का पैटर्न रहा है उसमें आप कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो मैं अभी बुला रहा हूँ पीयूष सर को, वो आपके साथ आगे का शेयर करेंगे। Hi everyone. So you must be knowing the concept of the exam कि एग्ज़ाम तो सुपर सिंपल कहा गया है, बट येस टू बी वेरी प्रिसाइज एग्ज़ाम था आपका मॉडरेट। प्रॉबेबली आप भी एग्री करेंगे इस चीज़ पे कि एग्ज़ाम काफ़ी मॉडरेट था। बाय द टर्म मॉडरेट व्हाट आई मीन ओवर हियर इज नॉट ऑल द क्वेश्चंस वर मॉडरेट, बट जब एवरेज निकालते हैं इनका तो मॉडरेट आकर निकलता है। लेट्स से आपने कभी 100 स्कोर किया, कभी 33 स्कोर किया, एवरेज तो समवेयर इन द बिटवीन आएगा ना। हम ये नहीं कह सकते एक क्वेश्चन इतना आसान था, एक क्वेश्चन इतना टफ था। सेम गोज व्हेन आई टॉक अबाउट माय इंग्लिश सेक्शन एज वेल। टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश सेक्शन, एरर्स की बात करें तो पीपल वर क्वाइट इनटू इट कि हमसे 2 एरर्स तो हो गए थे, 3 आए थे। एक तो आर्टिकल बेस्ड एरर्स था। थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स पोर्ट्रे करूँ। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स need to learn the techniques और the students need to learn the techniques। अगर मैं बेटर फ्यूचर की बात करूं तो सिर्फ इन वाले स्टूडेंट्स को लर्न करनी चाहिए टेक्निक्स या सभी स्टूडेंट्स को? सर नॉर्मली सभी स्टूडेंट्स की बात हो रही होगी ना, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स नीड टू लर्न द टेक्निक, यहाँ पे द नहीं आएगा। तो ये आर्टिकल बेस्ड एरर हुआ। आई एम इन अ हरी, मैं जल्दी में हूं, तो आई एम इन अ हरी, वो अ हरी आया, ये भी आर्टिकल बेस्ड एरर हुआ। तो कहीं पर आर्टिकल आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा है। व्हाट डज दैट सिग्निफाई? एक सिग्निफिकेशन तो ये आता है, द मोमेंट यू टॉक अबाउट ऑल दीज एंटिटीज, आर्टिकल के एरर निकालने थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, अगर बेस स्ट्रांग होगा तो ही निकलेंगे। बाकी एरर की बात की जाए तो शायद एक वर्ब बेस्ड एरर था, बट वो क्लैरिटी में नहीं आया है बिकॉज शायद उस स्टूडेंट को भी नहीं पता उसने गलत किया है या सही किया है। Talking about the other terms, we had close test also, but yes, we had idioms and synonyms, जिसमें से 2 idioms तो बिल्कुल सेम आए हैं। उसमें से एक था, ध्यान से सुनना,
एक आपका जो इडियम आया था वो बिल्कुल बेसिक इडियम आया था, मतलब उस बेसिक इडियम में आपको क्या दिखा था, रिंग द बेल। अभी रिंग द बेल का मतलब क्या हो, समथिंग दैट इज वेरी एक्साइटिंग एंड लुक्स प्रोमिनेंट। एक और इडियम जो बताया था दैट वाज शूट द ब्रीज, व्हेन वी टॉक कैजुअली विद समवन दैट इज कॉल्ड शूट द ब्रीज। और ट्रांसलेंट पूछा गया था सिनोनिम्स में, या मीनिंग उसका पूछा गया था, तो उसका मतलब पारदर्शी होता है, जिसको आप पैरानॉर्मल या सुपरनैचुरल भी कहते हैं, राइट। तो बस जो था मुंह से निकल गया, मैंने सोचा नहीं था ये बोल के जाऊंगा, मोर लाइक सुपरनैचुरल सी एंटिटी हो गई ना, वो था। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द एरर्स ऑल्सो, एरर्स लाइक कहीं से भी आ सकते, वी कांट बी श्योर इनफ। क्लोज टेस्ट आया था, पैराजंबल आया, पैराजंबल वॉज सुपर ईजी। हाउ डू वी कॉल इट सुपर ईजी? लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैराजंबल में बेसिक पार्ट आया था, जैसे द मैन wanted to know all the details we are talking about on Sunday। अब इसको सीधा करना है तो क्या बोलेगा वो, द मैन wanted to talk सही लग रहा है बट वो नहीं स्टार्ट कर रहा है, एक्चुअली क्या आएगा, द मैन नहीं, we are talking about the man। so we से स्टार्ट हुआ, who wanted to know all the details हो गया, and there we go with the correct response as well। so I hope you got these exact scenarios that were experienced when we talk about the exam। So that was it for the English section। I hope you got a clear scenario, and those who are to be like into the queue of exams और जिनका एग्जाम आने वाला है, I wish you all the best। Do wonders, have a good day, enjoy। सो आप लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश का जो सेक्शन था वो देख लिया होगा, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, इस बार जो इंग्लिश का सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा आया था। 30 क्वेश्चंस बच्चों के द्वारा जो बताया जा रहा है। पहले जो पुराना पैटर्न था, पुराने पैटर्न की हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। जो हमारे पास पुराना पैटर्न रहता था, पुराने पैटर्न में क्या रहता था कि कुल मिला के 100 क्वेश्चन आते थे और 100 क्वेश्चन होते थे 300 नंबर के, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता था। यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो थे वो इंग्लिश से आया करते थे, और जो 25 क्वेश्चन हैं वो आपके आया करते थे जीके सेक्शन से, 18 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आया करते थे और 32 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग से आया करते थे। अब पैटर्न में कुछ चेंज ऐसा हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ के 20 हो गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ के कम होके 25 रह गए हैं, और यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में ऐड हुए हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन हो गए हैं। सो इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया मैथमेटिक्स के साथ। रीजनिंग का जो सेक्शन है वो बहुत ही आसान रहता है, हर बार की तरह जैसे आता है उसी तरीके से आया है, कोई यहाँ पे चेंज नहीं है, सिवाय इसके कि इस बार रैंकिंग के क्वेश्चंस भी वहाँ पे पूछे गए हैं। उसके अलावा एफ कैट की अगर मैं स्पेशलिटी की बात करूं तो याद रखना, एफ कैट में हमेशा डॉट प्रॉब्लम्स को पूछा जाता है, ठीक है। वेन डायग्राम और डॉट प्रॉब्लम्स, जो डॉट प्रॉब्लम्स हैं आपको बैंकिंग या बाकी एग्जाम्स में देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एफ कैट में स्पेशली आपको डॉट प्रॉब्लम जो है वो पक्का देखने को मिलेगी। तो रीजनिंग के भी हम देखते हैं कि जो पेपर था वो मॉडरेट था, उसमें बच्चों का कहना ही है कि कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन आए थे जो कुछ एक डिफिकल्ट थे, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे, ठीक है, वो हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इस बार पॉलिटिक्स और साइंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके भी क्वेश्चन वहाँ पे, स्टैटिक जीके भी डिफेंस से रिलेटेड या बाकी क्वेश्चंस रहे थे। जो एग्जाम का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था जीके के केस में। अब जीके के केस में बच्चों को पेपर इसलिए डिफिकल्ट लगा है, बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर पेपर आसान था, और कुछ बच्चों को कहना है कि पेपर सर मॉडरेट या डिफिकल्ट था। ये बच्चों का कहना मॉडरेट या डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा ही बनी रहती है कि पेपर में क्या आएगा। लेकिन जो बच्चे हमारे साथ कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे, रिसेंटली इसी पेज पे अगर मैं बात करूँ ज्ञानम के इंस्टाग्राम पेज पे या फिर जो हमारा डिफेंस वाला पेज है, ठीक है, यूट्यूब पे, उस पर हम लोगों ने बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस करी है। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि वेदर जो है, वेदर का चेंज का जो फिनोमिना है वो कौन सी लेयर में हम देखते हैं, हमें देखने को मिलता है। तो हमें जो एटमॉस्फेयर है उसी से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और मैंने आपको बार बार ये ट्रिक बताई है, ईट मोस्ट। अभी भी आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के बाद आप
हमारे ही चैनल पे जाके रील्स में जाएंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। यहाँ पे T स्टैंड्स फॉर ट्रोपोस्फीयर, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटोस्फीयर, O स्टैंड्स फॉर ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में है, उसके बाद मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे आपको देखने की चीज ये है कि मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि ये धरती की सबसे पास की लेयर है और ये सबसे दूर की, मतलब सबसे एटमॉस्फेयर की बाहरी लेयर है। और जो ट्रोपोस्फीयर है इसी में हम देखते हैं बादल और वेदरिंग फिनोमिना रहते हैं, तो उसमें आंसर ये रहना था। उसके अलावा ओजोन से भी क्वेश्चन आया था कि ओजोन लेयर के डिप्लीशन के पीछे किस, वहां पे पोल्यूटेंट का नाम दिए थे, पोल्यूटेंट्स दिए थे और किसका रोल है। तो यहाँ पे CAFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली प्रोटोकॉल का जो है किगाली अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, उसको भी अपने ख्याल में रखना है। इसके अलावा बाल्टिक नेशंस का जिक्र था, ठीक है, बाल्टिक सी के इर्द गिर्द जो नेशन है, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया था, ठीक है। अब खैर बाल्टिक नेशन के बारे में तो इस पेपर में पूछ लिया गया है, अब अगले पेपर में बाल्टिक नेशन से जुड़ा हुआ शायद ही कुछ आए, लेकिन आपको रेड सी से लगी हुई कंट्रीज के बारे में आ सकता है, ब्लैक सी से लगी हुई कंट्रीज के बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको जो कैस्पियन सी है उसके साथ लगने वाली कंट्रीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक पहले ही बता देता हूं कि अगर रेड सी से पूछे जाने वाली कोई कंट्री आई तो रेड सी के साथ जो लगने वाली कंट्रीज है उनको याद करने के लिए जो ट्रिक है दैट इज यस डेस, ठीक है। यहां से यमन, इरिट्रिया, सूडान, डिजाबूटी, इजिप्ट और साथ में आप सऊदी अरेबिया याद रखेंगे। रेड सी के साथ ये कंट्रीज लगती हैं, ठीक है। बाल्टिक सी में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि भैया एक बार एग्जाम में आ गया रिपीट नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लैक सी। क्यों? रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, ठीक है। और जो रशिया और यूक्रेन की वॉर 2014 में शुरू होती है वो क्रीमियन पेनिसुला की अनेक्सेशन से ही शुरू होती है, ठीक है, और जो कि ब्लैक सी में ही है, ठीक है। तो मैं ब्लैक सी की बात करूं तो ब्लैक सी को अगर आपने याद करना है तो ब्लैक सी के लिए आप ट्रिक क्या याद करेंगे, टर्किश बर्गर, जैसे टर्किश आइसक्रीम होती है ना वैसी टर्किश बर्गर, ठीक है। बर्गर को अगर मैं यहाँ पे टू बी एग्जैक्ट लिखूं तो आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे टर्किश बर्गर। तो यहाँ पे टर्किश से टर्की, बी से बुल्गारिया, यू से यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया और आर से रोमानिया, इन कंट्रीज को आप याद करोगे। अगर कैस्पियन सी के बारे में आता है तो तब भी ट्रिक इस्तेमाल कर लेंगे आप, तब जो ट्रिक इस्तेमाल करेंगे आप वो ट्रिक है तारीख, ठीक है। तजिकिस्तान, अर्मेनिया, रशिया, ईरान और कजाकिस्तान, आप इन कंट्रीज को याद रखेंगे। ऐसे ही बहुत सारी जो ट्रिक्स हैं और ट्रिप्स हैं हमारे चैनल पे मैंने पहले भी पढ़ाया है आपको। अभी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितना आपके दिमाग में रिटेन रहता है उतना ठीक है, बाकी ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेपर आप कल देंगे, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस जो करंट अफेयर है या फिर डिफेंस स्टैटिक नॉलेज है उससे हमेशा ही क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार जो क्वेश्चन था बच्चों के अकॉर्डिंग वो एंटी टैंक मिसाइल के ऊपर पूछा गया था, ठीक है, कि एंटी टैंक मिसाइल क्या है। हर बार क्वेश्चन आता है, जैसे पूछ लेते हैं व्हाट इज पिनाका, तो पिनाका की अगर हम बात करें तो इट इज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। वैसे ही हो सकता है कि आपको ब्रह्मोस आर्टिलरी के बारे में पूछ ले, होइट्जर आर्टिलरी के बारे में पूछ ले, मोटार के बारे में पूछ ले। हर बार क्वेश्चन चेंज करके आता है। कई बार आपको हेलीकॉप्टर के बारे में पूछ लेते हैं, रुद्रा के बारे में, अपाचे के बारे में, अटैक हेलीकॉप्टर्स के बारे में पूछ लेंगे, या फिर ट्रांसपोर्ट या एवैक्स के बारे में पूछ लेंगे। देखो कुछ लोगों का कहना है कि एवैक्स से क्वेश्चन आया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों से मैं ये कंफर्म कर चुका हूं कि एवैक्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं था, ना ही ओलंपिक्स के रिंग्स के ऊपर बच्चों को क्वेश्चन देखने को मिला है। ये भी एक भ्रांति थी, लेकिन हालांकि आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि ओलंपिक की जो रिंग्स हैं वो कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी रिंग्स हैं। जैसे येलो जो है वो एशिया के लिए है, ब्लैक जो है वो अगर मैं बात करूं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती है, ग्रीन जो है वो ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना को रिप्रेजेंट करती है, रेड अमेरिका और ब्लू जो है वो यूरोप को रिप्रेजेंट करती है। हालांकि आपको ये पता होना चाहिए, लेकिन इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बच्चों को नहीं मिला था। एंटी टैंक मिसाइल के ऊपर आया था, ऑप्शंस में डेफिनेटली नाग मिसाइल थी, तो आपने याद रखना नाग मिसाइल इंडिजीनियसली डीआरडीओ ने डेवलप करी है, भारत में ही बनाई है डीआरडीओ ने, और इसका एक हेलीकॉप्टर वर्जन भी है जिसका नाम है हेलिना, ठीक है। तो आपको इन बातों को दिमाग में क्लियरली बैठा के रखना है कि भ्रांतियों की तरफ ना जाएं, ठीक है, मिस गाइडेंस आपको जिन चीजों से मिले उनकी तरफ ना जाएं। अभी रिलैक्स रहना है, चिल रहना है। लोग बहुत कुछ कहेंगे, ठीक है, कुछ बच्चे शैतान होते हैं, वो जानबूझ के भी जिन बच्चों का पेपर अभी तक नहीं हुआ है उनको तंग करने के लिए भी ऐसी चीजें कहते हैं, तो आपने चिल रहना है, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि मोरलिन मिंटो रिफॉर्म का भी जिक्र था किसी एक स्टेटमेंट में,
ठीक है। और बाकी क्या क्वेश्चन रहे हैं, अभी मेरे साथ मोहित भी जुड़ चुका है, ठीक है। मोहित माइक लगा लेंगे आप, ठीक है। अच्छा, अभी मोहित भी जुड़ चुका है, मोहित के साथ हम डिस्कशन करेंगे कि कैसा पेपर रहा है और कैसा नहीं रहा है, ठीक है। तो ये मेरे साथ मोहित आ गए। जय हिंद सर, जय हिंद एवरीवन। जय हिंद मोहित, जय हिंद। शेयर द माइक। अच्छा, अभी आप लोगों को मोहित जो है, मैं मोहित से क्वेश्चंस पूछूंगा और ये आपको बताएगा और हम एक मैप बनाने की कोशिश करेंगे, हम देखना चाहेंगे कि पेपर में क्या क्या आया था। तो मोहित, सबसे पहले बात करते हैं जो बच्चों को जिस सेक्शन का सबसे ज्यादा डर रहता है, मैथ्स का सेक्शन। अच्छा, आपको क्या लगता है मैथ्स का सेक्शन कैसा था, आसान था या मुश्किल था, और आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मैथ्स सेक्शन? सर मैंने 11th क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं टोटल आउट ऑफ 20, और जो लेवल था वो बिल्कुल इजी था, इतना खास है नहीं था कोई। और जो थोड़ा मेरे को डिफ़िकल्टी लगी है वो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में लगी है, जो कि मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे और प्रैक्टिस भी नहीं की थी इन क्वेश्चंस की मैंने। और बाकी टाइम एंड वर्क बिल्कुल इजी था, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी टाइम एंड वर्क में, और बाकी इजी था, ज़्यादा कोई लेवल है नहीं था पेपर का। अभी जैसे कि मोहित ने कहा, देखो जर्नली एफकैट के पेपर मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का, या अगर मैं बात करूं लेंथ जो है मैंने 20% बढ़ा दी या ब्रेड्थ को मैंने इतने % बढ़ा दिया, तो एरिया में कितने % बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन योगेश सर भी आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे, इस बार सीडीएस की तरह मेंसुरेशन में क्वेश्चन आए थे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। कुछ जर्नल फॉर्मूले हैं, जैसे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एक स्क्वायर की, तो उसका डायगोनल जो होता है हमेशा √2 ऑफ द साइड के बराबर होता है। ऐसी चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पेपर में फ़ायदा होगा। टाइम एंड वर्क से, स्पीड से, ट्रेन के क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पे मिले थे, और सबसे आसान जो प्रोबेबिलिटी और सिंप्लीफिकेशन है वहाँ के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, अब मैं बच्चों को हमेशा क्या एडवाइस करता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू सोल्व रीजनिंग एट फर्स्ट हैंड, बिकॉज रीजनिंग से आपको एक कॉन्फिडेंस देती है कि मेरे 20 या 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, एंड डू नॉट, और बच्चों को, ये सारे बच्चों को एडवाइस है कि मैंने मोहित को भी यही एडवाइस दी थी कि ओनली डिवोट 20 मिनट्स for reasoning. In first 20 minutes, if you try to solve these 25 question, it is quite possible कि तुम लोग 20 से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छे कर पाओ। आपको 60 से ज़्यादा क्वेश्चन नंबर जब आपके सिक्योर हो जाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। उसके बाद मैंने क्या आपको एडवाइस करी, हमेशा गो फॉर जीके, ठीक है। तो जीके में, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। आपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है, होता है तो ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू, अदरवाइज बाद के लिए कर देंगे। तो डिवोट जस्ट 15 मिनट फॉर दिस, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपको हार्डली यहाँ पे 35 मिनट्स में ये दोनों सेक्शंस खत्म करने हैं। इसके बाद मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि गो फॉर इंग्लिश, और इंग्लिश में इस बार 30 क्वेश्चन रहेंगे, तो 25 मिनट्स आर मोर देन इनफ फॉर दिस, ठीक है। अच्छा, अगर किसी की इंग्लिश खराब है या ज़्यादा टाइम लगता है तो यू कैन ऑल्सो टेक 30 मिनट्स। हर हाल में आपके यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपके कितना, आपके 60, 1 घंटा या फिर 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर आपका बनेगा। तो आपके पास जो 1 घंटा रह गया, क्योंकि मैथ जो होता है कुछ बच्चे उसको लेंदी मानते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है, तो अगर 1 घंटा में से आप 40 मिनट भी 20 क्वेश्चन को देते हो, दैट मीन्स हर क्वेश्चन को 2 मिनट, जो बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर 2 मिनट में आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो स्किप इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास लास्ट में बचेंगे 20 मिनट। इन 20 मिनट में मार्क फॉर रिव्यू के लिए जितने भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं, चाहे रीजनिंग का है चाहे इंग्लिश का है, आप उनकी तरफ जाएंगे। तो क्या मोहित आपने यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी? यस सर, यस बिल्कुल, जैसे आपने मेरे को रात को भी बताया था कि मोहित ऐसे करना। सर मैंने ऐसी 20 मिनट में अपना रीजनिंग की थी, और मेरे ख्याल से 20 मिनट में मैंने 19 क्वेश्चन कर लिए थे, और 4 मैंने किए थे मार्क फॉर व्यू के लिए। और उसके बाद मैंने की थी जीके, जैसे आपने बोला था मेरे जीके के आराम से 15 से 20 क्वेश्चन हो गए थे। बाकी 5 मैंने मार्क फॉर व्यू किए थे और 12 अटैम्प्ट कर लिए थे अच्छे से। और उसके बाद मैंने की थी इंग्लिश के मेरे एटलीस्ट 15 मिनट्स ले लिए थे इंग्लिश ने, और उसके बाद मेरे पास मैथ्स के लिए खुला टाइम बच गया था। और मैथ्स के मैंने क्वेश्चन जैसे 11 किए हैं, आपको बताया पहले, और मैथ्स के क्वेश्चन करने के बाद फिर मेरे पास टाइम बचा, फिर मैंने जो मार्क फॉर रिव्यू के थे वो किए क्वेश्चंस, और फिर रीजनिंग के जो किए थे मार्क फॉर रिव्यू वो क्वेश्चंस किए। ऐसे ही सर टाइम भी बचा था मेरे पास, जैसे आपने स्ट्रेटजी बताई थी ऐसे ही पेपर किया, और बहुत बेनिफिट हुआ उसकी वजह से। चलो, ये तो बात रही स्ट्रेटजी की। अच्छा, तो मोहित आप मुझे ये भी बताएंगे कि जीके सेक्शन आपको क्या लगा, बहुत अनप्रडिक्टेबल था या आपको करवाए हुए में से कुछ फ़ायदा हुआ, आप इस बारे में बताएंगे?
यस सर, करवाए हुए में तो आए तो थे, लेकिन जैसे एफकेट का ट्रेंड रहता है हर बार की एक्सरसाइज से क्वेश्चन कैपिटल एंड करेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, एक भी क्वेश्चन कैपिटल बेस्ड करेंसी नहीं है और एक्सरसाइजेस में से भी नहीं है। आईएनएस पे एक क्वेश्चन आया है, जैसे आपने बताया है कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर कौन सी थी, और मतलब ये क्वेश्चन आईएनएस अनिरुद्ध, ये क्वेश्चंस आए हैं। मतलब बाकी इस बार थोड़ा लेवल है, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आगे, पॉलिटी के आगे, हिस्ट्री के आगे, जो कि पहले नहीं देखने को मिले एफकेट में आज तक। चलो, तो यहाँ पे हमें एक पता चला है कि जर्नल ट्रेंड जो है एफकेट का, जिसमें वो कैपिटल करेंसी वाला क्वेश्चन हमेशा ही रहता है या रीजनिंग में रहता है। मोहित, रीजनिंग में तो वो क्वेश्चन नहीं मिला आपको? या रीजनिंग में एनालॉजी क्लासिफिकेशन में मिल जाता है, या फिर आपको सीधा क्वेश्चन वो मिल जाता है, जीके में वो नहीं मिला है। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइज वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं आया। हालांकि पेपर का लेवल डिफिकल्ट इसलिए लगा क्योंकि सीडीएस की तरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो थे वो आ गए थे। एंड हाँ, कुछ बच्चों का ये भी मानना है कि जब कंप्यूटर पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पढ़ने पड़ते हैं तो थोड़ी सी हम देखते हैं मुश्किल तो होती ही है। चलिए, ये तो हमने बात करी जीके की। इसके बाद हमारे पास मोहित बताएंगे कि इंग्लिश में, ठीक है, जिनमें इसने बहुत मेहनत करी है, आप ये बताएंगे कि इंग्लिश में, ठीक है, बहुत कम टाइम में तैयारी करी है, बहुत मेहनत करी है, जेन्युइनली आपको बता रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन वी सॉल्व्ड दिस, ठीक है। अगर एक हम बात करें एवरेज बच्चे ने मेहनत करके जर्नली कितने क्वेश्चन करे हैं और क्या वो कट ऑफ को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, हम ये बात यहाँ पे आज कर रहे हैं। तो हम इसी से पूछेंगे मोहित से कि मोहित ने इंग्लिश में क्या स्ट्रेटजी रखी और कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करा। जैसे सर आपने बताया था कि इंग्लिश तीसरे नंबर पे करनी है जीके के बाद, क्योंकि माइंड भी रिलैक्स हो गया था रीजनिंग करने के बाद, जैसे दिमाग लगता है थोड़ा, जीके करने के बाद माइंड रिलैक्स हो गया, फिर आपने बोला था इंग्लिश करनी है। ऐसे ही इंग्लिश की थी मैंने, और इंग्लिश के मैंने क्वेश्चंस किए थे पहले 15, और पैसेज कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। जो पैसेज की बात होती है हर बार पैसेज में, यस सर, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे था सर पैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे, और पैसेज के 3 क्वेश्चंस आए थे, 3 क्वेश्चंस आए थे, और पैसेज में भी 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे कि एक्स एंड वाई स्टेटमेंट दी थी, एक्स एंड वाई इज़ ट्रू, एक्स एंड वाई इज़ फॉल्स, एक्स इज़ नॉट, वाई इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स, ऐसा क्वेश्चन आया था सर पैसेज का। ठीक है, हाँ जी। और जैसे रीजनिंग में नहीं आते सर एनालॉजी वाले कि चीयरफुल इज़ रिलेटेड टू रेशो डाल के ऐसे, और आगे था ऐसे रिलेटेड, इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आए थे, जबकि रीजनिंग में ऐसा एक क्वेश्चन देखने को मिला था, मीन्स वो कैब बेस्ड थे, वो कैब बेस्ड क्वेश्चन थे। और सर इंग्लिश में PQRS वाले रीऑर्डरिंग वाले आए थे 4 क्वेश्चन, और क्लोज टेस्ट बिल्कुल इजी लेवल था, 3 क्वेश्चन थे, बिल्कुल इजी था सर, कोई ज़्यादा है नहीं था, जैसे आपने तैयारी करवाई थी वैसे ही हुआ था, और पीयूष सर, और बस सर यही था इंग्लिश का। तो मोहित, आपने यहाँ पे बताया कि जो इस बार इंग्लिश है उसमें पैराग्राफ में भी कुछ एक चेंजेस हम लोगों को देखने को मिले हैं, जैसे स्टैंडर्ड आता है वैसे नहीं है, ठीक है। तो ये पेपर डे बाय डे डिफिकल्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो मीन्स हैं, रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज़ वेरी ईजी, और जो सैकेसिटी थी एक ज़माने में वो नहीं रहती है, कंपटीशन भी बढ़ता ही जा रहा है कंटिन्यूसली। इस बात को ध्यान में रखते हम देखते हैं कि एग्जामिनर जो है वो पेपर को भी डिफिकल्ट करता जा रहा है। तो जाने से पहले लास्ट टाइम, थैंक यू मोहित, ठीक है, जय हिंद। चलो, जाने से पहले आप लोगों को मैं लास्ट एक स्ट्रेटजी बता देता हूं किस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना चाहिए। देखिए, ये मेरी पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटजी रही है व्हेन एवर आई वाज अपेयरिंग इन एग्जाम्स, मेरी ये फेवरेट स्ट्रेटजी रहती है। देखो, एफकेट में यू नीड टू रिमेंबर, एक सही क्वेश्चन आपको 3 नंबर दिलाएगा, चाहे आप उसके लिए 30 मिनट लगाएं, 3 मिनट लगाएं, 30 सेकेंड लगाएं या 3 सेकेंड लगाएं। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन अ क्वेश्चन जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, जिसका सोल्यूशन आप नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, आई एम रिपीटिंग इट, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है आफ्टर 1 मिनट और 30 सेकेंड, जस्ट स्किप इट एंड मार्क इट फॉर रिव्यू, सो लेटर ऑन यू कैन चेक इट एंड यू कैन ट्राई टू सोल्व इट, बट उस टाइम पीरियड के लिए इसको नहीं देखेंगे। और जो मैंने आपको टाइम जो डिस्ट्रीब्यूशन बताई है, प्लीज स्टिक टू दैट इफ यू want to score more। सारा का सारा आपके दिमाग का खेल है, अगर दिमाग थक गया तो इट कैन बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू। चलिए, इसके अलावा अगर हम आगे की बात करें तो क्वेश्चन एक 3 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग आपको क्या दिलाएगी, -1, ठीक है। तो बेसिकली आपका एम क्या रहे, देखो आज तक की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है दैट इज 165 मार्क्स, मेरे को स्टिल याद है, मैंने एग्जाम दिया था, ये 2021 का फरवरी वाला 1 एग्जाम है जिसकी हाईएस्ट कट ऑफ गई है आज तक की 165, ठीक है।
और ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्जाम भी नहीं था और बहुत ज़्यादा आसान भी ना, मॉडरेट एग्जाम था, इतनी कट ऑफ चली गई थी, कई बार जा सकती है। इससे ज़्यादा कभी कट ऑफ नहीं गई है। फिर भी बहुत सारे लोगों का मानना है कि 180 कट ऑफ क्लियर करने के लिए सेफ स्कोर रहता है। इसके बावजूद अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बहुत क्लैरिटी से ये बात बता दूं कि जो फाइनल मेरिट है उसमें इन होने के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत होगी, कुछ लोगों का ये भी कहना है। तो इसमें मैं एक स्पष्टीकरण पहले से ही कर दूं, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, इफ़ यू आर गोइंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच देन आपके मार्क्स से ज़्यादा आपका मेडिकल और जो आपका टोटल ओवरऑल हम देखते हैं जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, बिकॉज मेडिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं। फ्लाइंग का मेडिकल पास करना इज़ नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। उसके बावजूद भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स करने की कोशिश करनी है। लेकिन जो बच्चा पहली बार घर से तैयारी करने निकला है उसने पेरेंट्स को भी जवाब देना है, अपने आप को भी देखना है कि भैया पेपर एटलीस्ट कट ऑफ तो क्लियर हो पहली बार, उसके बाद हम ज़्यादा मार्क्स ले लेंगे। अगर आपके ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं सो एंड गुड, ठीक है, हमारा टारगेट ही ज़्यादा मार्क्स का है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कट ऑफ तो क्रैक करें, ठीक है। तो अगर कट ऑफ को क्रैक करने की बात करें तो आपका टारगेट अराउंड 180 रहना चाहिए और हर हाल में 165 से ऊपर। हालांकि जर्नली 150 के आसपास, ठीक है, 150 से 5-7 मार्क्स ऊपर, ठीक है, और 2-3 मार्क्स नीचे, तो आप जर्नली कह सकते हैं 155 +4 और -4 ये जर्नल कट ऑफ का क्या रहा है, ट्रेंड रहा है। ज़्यादातर इतनी ही कट ऑफ आपके पास हमेशा जाती है। तो अगर मैं आपको बात करूं, अगर आप 55 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करते हो, जो कि बहुत आसान है 55 क्वेश्चन ठीक करना, आप आसानी से 55 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो, तो आपका स्कोर हो जाता है 165। हर हाल में कट ऑफ आपकी पार हो जाती है, ठीक है। तो अब यहां पे आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप रिस्क लें। अगर आपके 150, ठीक है, 165 मार्क्स बन रहे हैं तो आप रिस्क नहीं लेंगे, यहीं पे पेपर को सबमिट कर देंगे बिना किसी रिस्क को लिए। डाउटफुल चीज को भी यहाँ पे आप छूने की कोई गलती नहीं करेंगे, वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ जा सकता है, ठीक है। आपको जितना मर्जी मन करे कि मैं इसको सोल्व कर ले, तो आप करेंगे नहीं। उसके अलावा अगर आपके 58 या 57 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होते हैं तो आप यहाँ पे अपने आप को, अगर 57 होते हैं तो प्लस आप क्या करेंगे, 6 मार्क्स आप जोड़ लेंगे, यहाँ पे आप +9 मार्क्स जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 या 5 क्वेश्चन गैस करने की, यहाँ पे तुक्का मारने वाले गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, एलिमिनेट करके या आपकी गट फीलिंग आपको लग रहा है ये कोई रीजन है कि इस वजह से ये आंसर हो सकता है, यहाँ पे भी आपको 4 से 5 या फिर 5 से 6 क्वेश्चन करने की आज़ादी मिल जाती है। क्योंकि अगर इन 4 या 5 या 6 में से मान लो यहाँ पे 6 क्वेश्चन करें, 6 के 6 गलत हो जाते हैं, फिर भी आपको 3 मार्क्स जो हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके 9 में से जो +9 हुए उनमें से 6 मार्क्स कटेंगे, 3 तो ऐड ही होंगे इस स्कोर में। और अगर आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, 2 गलत हो जाते हैं, आपको देख लीजिए 12 मार्क्स आपके जुड़ेंगे, 2 घट जाएंगे, 10 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे इस सिचुएशन में हैं। सिमिलरली यहीं पे है। लेकिन अगर आप किसी तरह से इस स्कोर के ऊपर चले जाते हैं, ये स्कोर करने के लिए आपको 70 क्वेश्चंस बिल्कुल सही करने हैं बिना किसी डाउट के। आपको पता होना चाहिए कि मेरे 70 क्वेश्चन हर हाल में सही हैं। अब आपका अगर ये स्कोर है तो आपके पास बचे हैं 30 क्वेश्चन जो डाउटफुल हो सकते हैं या बिल्कुल आपको नहीं आते हैं। अगर ये आप 30 के 30 अटेम्प्ट करते हो, 30 भी गलत होते हैं, फिर भी आपका स्कोर पहुंचेगा 180 पे। और हालांकि 30 के 30 गलत होने से रहे अगर आपको डाउटफुल है। अगर इन 30 में से 10 भी ठीक होते हैं तो आपको 30 मार्क्स लगेंगे। अगर बाकी 20 गलत भी हो जाए तब भी आपके 20 मार्क्स कटेंगे, कुल मिला के आपको 10 मार्क्स का इजाफा हो जाएगा। अगर 15 आपके सही हो गए तो आपको 45 मार्क्स का इजाफा होगा, और 45 में से 15 गलत है तो 15 कटेगा भी, कुल 30 मार्क्स का इजाफा 240 के पास आप पहुंच जाएंगे। और अगर 20 का सही हुआ तो 60 मार्क्स का इजाफा, 50 मार्क्स, 10 मार्क्स कट जाएंगे, 50 मार्क्स कुल मिला के बढ़ जाएंगे। तो अगर आप 210 से ऊपर हैं देन आप जो हैं सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप 75 क्वेश्चन से ऊपर श्योर हैं, फिर मेरी मानिए आंख बंद करके सारे के सारे क्वेश्चंस को करके आइए, ये डेफिनेटली आपका मेरिट आप जाने की कोशिश करेगा। ये बचकाना या बेवकूफ़ाना लग सकता है, लेकिन अगर ये रिस्क जो है कैलकुलेटेड रहेगा तो हमेशा आप सक्सेसफुल रहोगे, ठीक है। ये थी मेरी आपके लिए कुछ टिप्स। जाने से पहले मैं आपको इतना ही कहूँगा, ठीक है, जो आपका सपना है एयरफोर्स में जाने का, ठीक है, अगर उसको पाना है तो एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है।
एंजाइटी जो है, जब आप अगर आपको एंशियस हुए तो इस एंजाइटी की वजह से आप अपने पेपर को ख़राब भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर एंजाइटी के वक्त में हम देखते हैं कि आपका जो रीजनिंग एबिलिटी है और जो लॉजिकल एबिलिटीज़ है, ठीक है, वो आपकी कम हो जाती है। मैथ्स और रीजनिंग को आप अच्छे तरीके से नहीं क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो एंजाइटी बिल्कुल नहीं। सुबह जाएंगे, टाइम पे अपने इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे, रश कोई भी भागता दौड़ता नहीं जाएगा। अच्छा, टाइम पे पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड एक दिन पहले ही निकाल दीजिए, ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर नहीं एडमिट कार्ड निकाला, अब इसी वीडियो को पॉज करके अपना एडमिट कार्ड निकाल के आएंगे। अच्छा, उसके बावजूद आप क्या करेंगे, आप अपने साथ पानी रखेंगे, पानी को पीते रहेंगे। मैं एडवाइस करता हूं चप्पल पहन के जाएं, पजामा और टी शर्ट पहन के जाएं, कोई भी पैंट बेल्ट ये सब चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि वो सारी चीज़ें उतार लेंगे, धागे वागे आपके हाथ में हैं तो वो कटवा दिए जाएंगे। इन चीज़ों को अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा। चप्पल पहन के जाएंगे अच्छा रहेगा, अदरवाइज वो नंगे पाँव आपको बैठाएंगे और वो प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। कई बच्चे सोचते हैं आखिरी रात है, आज पूरा जोर लगा लेता हूँ। बिल्कुल नहीं करना है, आज उल्टा ज़्यादा सोइए, 8 घंटे 9 घंटे की नींद लीजिए, अच्छा खाना खा के जाइए, रिलैक्स रहिए, ठीक है। और जब आप पेपर में जाएंगे तो आपकी एक बार जो बायोमेट्री है उसको होने के बाद आपका पेपर शुरू करने में आधे घंटे से 45 मिनट से 1 घंटे का वक्त भी लग सकता है। आप वहाँ पे बैठे रहेंगे, तो वहाँ पे आप जब बैठे हैं आप अपना हेड डाउन करके सो सकते हैं, उससे आपको रिफ्रेश्ड फील होगा जब पेपर शुरू होगा और पेपर में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और पेपर में जैसा भी आपका पेपर हो, ठीक है, एकदम से निराश या खुश नहीं होंगे, ना खुश होंगे बहुत ज्यादा कि पेपर बहुत अच्छा हो गया, ना निराश होंगे, क्योंकि सीधा 3 सितंबर को आपका सीडीएस का भी पेपर है, आप उसकी रिवीजन में जुट जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ लेना चाहूंगा मैं अलविदा। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हैव अ वेरी गुड टाइम।